बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर कल मंगल का दिन है और मंगल के दिन इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात का दिन होता है। तो फैमिली दोबारा जाएगी मुलाकात करने के लिए। इमरान खान की बहनें तो टलने वाली नहीं है, वो तो कहती हैं हम जाएंगे अपने भाई के लिए और उसे कैद तन्हाई में हम नहीं रहने देंगे। अब इमरान खान साहब की बहनें मुलाकात करने के लिए जाएंगी, रियासत दोबारा से रोकेगी, वही हठधर्मी हमें दोबारा नजर आएगी और वही सिलसिला दोबारा चलेगा। मामला सिर्फ इतना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इमरान खान साहब से अपनी नफरत का इजहार खुद भी कर रहे हैं और अपने टाउट्स के जरिए भी करवा रहे हैं। उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन इमरान खान को तोड़ने में वो नाकाम रहे। अब एक आदमी जिसे आप तोड़ नहीं सके, अब उसको तनहा कर रहे हैं ताकि उसका पैगाम बाहर ना आए, यानी उसके पैगाम को बदल नहीं सके, उसकी सोच को शिकस्त नहीं दे सके, तो अब उसकी जो आवाज है उसी को कुचल दो, उसकी आवाज बाहर आए ही ना। तो इसके लिए इमरान खान साहब की बहनों से उनकी मुलाकात, जो एक बुनियादी हक है एक कैदी का कि उसकी मुलाकात करवाई जाए, अदालती ऑर्डर उनके पास है, अदालती अहकामात के मुताबिक तो मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन उसके खिलाफ किया जाता है और मुलाकात नहीं की जाती। बूटों तले रोंद दिया जाता है अदालती अहकामात को। एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पोस्टर जारी कर दिया है और ये पोस्टर है जनाब बरतानिया में फिर से एहतजाज का कि यहां पे हम दोबारा धरना देंगे मंगल वाले दिन। पिछले मंगल को जब धरना दिया गया तो शहजाद अकबर ने लीड किया था लंदन में और अगले दिन शहजाद अकबर के ऊपर हमला कर दिया गया उनके घर में, लेकिन शहजाद अकबर हिम्मत के साथ खड़े रहे। अभी उनको सिक्योरिटी पुलिस ने प्रोवाइड की हुई है और कुछ चीजें जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उम्मीद है कि जो हमलावर हैं वो पकड़े जाएं और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इससे खौफ फैला? तो जवाब यह है कि नहीं फैला। शहजाद अकबर ने वो पोस्टर अब जो है वो शेयर किया कि जनाब पहुंचे दोबारा सारे धरना देने के लिए, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, उसके लिए सब लोग मिलकर आवाज उठाए। तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता ना, मार कुटाई से, बंदे गिरफ्तार करने से, जबरी गुमशुदगियों से क्या कभी कोई तहरीक रुकी है? बलूचिस्तान में जितना जुल्म और जबर पाकिस्तान के जर्नैलों ने किया है, जैसे उनके वसाइल को लूटा है, जैसे उनके बच्चों को जबरी तौर पर लापता किया है, उसके बाद तो बलूचिस्तान में आवाज उठाने वाला एक बंदा भी बाकी नहीं बचना चाहिए था। वहां बजाय आवाज उठाने वाले खत्म हो जाते, वहां मुसल्ला तहरीक शुरू हो गई। ये इन्होंने किया, नेकी की इन्होंने बलूचिस्तान के साथ। इसी तरह अगर आप चले जाएं खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में ड्रोन हमले किए, मार्टर हमले किए, बेशुमार ऑपरेशन किए वहां पे, लेकिन क्योंकि पब्लिक की मर्जी के खिलाफ चीजें की, वहां के वसाइल चोरी किए तो लोग खिलाफ हो गए। तो इसी तरह से ये दबाने से, मार कुटाई से तरीके नहीं दबती होती। सुहेल अफरीदी वापस पहुंचे खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने जाके अपनी काबीना से बातचीत की और अपनी काबीना को उन्होंने बताया कि जो पंजाब हुकूमत का रवैया था वो इंतहाई अफसोसनाक था, वो बहुत तकलीफ दे था। हमारे गरीबानों पे हाथ डाला गया, हमारे साथ बदतमीजी की गई, मेरी काबीना के साथ बदतमीजी की गई, 700 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, बार बार गिरफ्तारियां हुई, मेरे साथ जाने वालों को गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने लाइटें बंद कर दी गई, खाना खाने के लिए जहां जाना था वहां पे लाइटें बंद कर दी गई, हर तरफ पुलिस ने रुकावटें खड़ी की थी। तो ये सारी बातें सुहेल अफरीदी ने ना सिर्फ अपनी काबीना के सामने रखी, बल्कि मरियम नवाज को एक खत भी लिखा है। ये इंतहाई जमहूरी तरीकाकार है। मरियम नवाज गो के एक जाली वजीर आला है फॉर्म 47 के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद सुहेल अफरीदी ने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मरियम नवाज को खत लिखा ताकि तमाम चीजें कागजी कार्रवाई के जरिए से रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद रहे कि एक वजीर आला को दूसरे वजीर आला ने जो सलूक किया गया उसके सूबे में, उसके हवाले से खत लिखा। उन्होंने लिखा कि मेरे दौरे के दौरान जिस अंदाज में मामला को डील किया गया वो कोताही नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया। जो हुआ वो इंतजामी खामी थी, ना ही हादसाती, बल्कि आईनी ओहदा और बैनुस्सवाई इज्जत को खराब किया गया। उन्होंने कहा कि मैंने 4 करोड़ लोगों के नुमाइंदे की हैसियत से लाहौर का दौरा किया। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो किसी भी तौर पर एक अवामी नुमाइंदे के शायन शान नहीं था। मार्केटें और अवामी मुकामात को बंद करके लाहौर के शहरियों को तकलीफ दी गई, मोटरवे रेस्ट एरिया तक बंद रखा गया, सोशल मीडिया पे मेरे खिलाफ मुहिम चलाई गई, मंशियात स्मगलिंग तक से जोड़ा गया और ये पंजाब हुकूमत की जेर निगरानी हुआ। ऐसे रवैये और अंदाज से मेरी शख्सियत को तबाह करने की कोशिश की गई जिसे किसी भी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इंतजामी तौर पर ऐसे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनका मकसद तज़हीक करना था। उन्होंने कहा ऐसे तरीकों से रियासती यूनिट्स में हमआहंगी को खत्म करने की कोशिश की गई। मैं खत के जरिए इस अंदाज
और तौर तरीकों पर भरपूर एहतजाज करता हूं। तवक्को रखता हूं कि इनका अदाला करते हुए मुस्तकबिल में इनसे इज्तनाब बरता जाएगा। खत को मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की आईनी, कानूनी और बैनुसबाई कार्रवाई के लिए रिकॉर्ड पर रखा जाए। ये उन्होंने कहा जी कि इसको खत को आप रिकॉर्ड के ऊपर रख लें ताकि आइंदा सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। ये जो कुछ भी आपने गंद मारा पंजाब में, तो सुहेल आफरीदी ने वो लिखकर बता दिया। नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन की एक हिकमत अमली सामने आई है। अपोजिशन ने सबसे पहले तो ये सवाल उठाया कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है तो सबसे पहले हुकूमत ये शो करे कि उनके पास इख्तियार है, यानी हुकूमत को अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा कि हुकूमत के पास इख्तियार कितना है। मुलाकात भी इमरान खान से नहीं करवा पाते, जो कहते हैं वो कर नहीं पाते, तो इनके जब बस में नहीं है कुछ भी करना, तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे कर सकते हैं? इनका मैंडेट कितना है, ये कितनी बात कर सकते हैं और कितनी बात पूरी कर सकते हैं? ये सवाल अपोजिशन अब उठा रही है हुकूमत से। हुकूमत के लिए इससे मुश्किलात बढ़ेगी। और इसमें एक और जो स्टेटमेंट है वो महमूद अचकज़ई साहब के हवाले से आया कि सारी पार्टियों, इदारों, जर्नैलों, जजों को सबको बिठा लो, हर कोई अपनी डोमेन में वापस चला जाए और वहां से आइन के मुताबिक पाकिस्तान आगे बढ़े। हम पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहते हैं। खान साहब से ना डरे, वो बड़ा आदमी है, वो किसी से इंतकाम नहीं लेगा। ये अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा, यही बात जो है महमूद अचकज़ई साहब ने भी कही, और उन्होंने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैटेगोरिकली कहा कि जी मुज़ाकरात का इनको इख्तियार दिया हुआ है इमरान खान साहब ने, तो ये मुज़ाकरात कर लें। महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इनके पास मैंडेट है, आप इनसे बात करें, जाके आप मुज़ाकरात करें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तैयारी करती रहेगी एहतजाज की। जो इमरान खान साहब ने कहा कि स्ट्रीट मूवमेंट हमने चलानी, तो इमरान खान साहब की पार्टी एहतजाज की तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब आपके सामने है कि जो मुज़ाकरात वाले हैं मुज़ाकरात पे बात कर रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को पहले अपना इख्तियार साबित करना पड़ेगा। सिंध में स्ट्रीट मूवमेंट पर काम शुरू हो गया है। बहुत सारे शहरों से, बहुत सारे इलाकों से बहुत सारी वीडियोज आई हैं जहां पे गली मोहल्लों के अंदर लोगों को एंगेज किया जा रहा है, लोगों तक मालूमात पहुंचाई जा रही हैं, अगली आने वाली स्ट्रीट मूवमेंट के लिए उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब एक बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक एक्टिविटी का आगाज होगा, और वो एक्टिविटी आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और यही वो हफ्ता है जिसके अंदर मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट हो जाएंगी, और अनाउंसमेंट के बाद अमली तौर पे काम शुरू हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कि बहुत तेजी से स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी पंजाब के अंदर। उसके बाद ये सिलसिला शुरू होगा। और बलूचिस्तान, आप जानते हैं कि वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बड़ी तगड़ी है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो बलूचिस्तान में बड़े कमिटेड हैं, और जब वहां पे ये मूवमेंट जाएगी तो वहां बड़ी तेजी से पैगाम पहुंचता है, और बलूचिस्तान भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर आज़ाद कश्मीर में आगे इलेक्शन आ रहा है, और गिलगित बल्तिस्तान में, तो यहां पे बड़े पैमाने पर एक्टिविटीज की उम्मीद की जा रही है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से एक खबर दोबारा पाकिस्तान की मीडिया की जीनत बनी है, और खबर वही कह रही है जो मैं आपको बड़े लंबे अरसे से बता रहा हूं कि पाकिस्तान के पास जितना भी पैसा पड़ा हुआ है उसमें ज्यादा पैसा दूसरे दोस्त ममालिक का है, पाकिस्तान का वो पैसा नहीं है। 16 अरब डॉलर के आसपास पैसे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में पड़े हुए हैं, पाकिस्तान के कौमी खजाने में। और इन 16 अरब डॉलर्स में से 12 अरब डॉलर से जायद रकम हमने दोस्त ममालिक की रखी हुई है, बाकी थोड़ी सी रकम पाकिस्तान की है। और रोल ओवर करने के चक्कर में पाकिस्तान अब कर क्या रहा है, पाकिस्तान अपने असासे दोस्त ममालिक को दे रहा है। अगर पाकिस्तान इसी तरह अपने असासे दोस्त ममालिक को देता रहा तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूं। लेकिन पहले ये डाटा देखें। ये एक रिपोर्ट आई है, ये डॉन की रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 से अब तक कुल 25 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से या तो अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर लपेट कर, या अपने शेयर्स बेचकर जा चुकी हैं, या अपने ऑपरेशंस में बहुत हद तक कमी ला चुकी हैं। मौजूदा साल 2025 में अब तक 5 गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान से जा चुकी हैं। पाकिस्तान से कारोबार लपेटने वाली गैर मुल्की कंपनियों का ताल्लुक एनर्जी, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट, आईटी और टेली कम्युनिकेशन के सेक्टर से है। ये कंपनियां पाकिस्तान एक एक करके छोड़ती चली जा रही हैं। देखिए, अगर इसी तरह आप अपने जो कर्जे आपने लिए हुए या जो पैसा आपने लेकर डिपॉजिट किया हुआ है अपने कौमी खजाने के अंदर, उनके बदले में अगर आप दोस्त ममालिक को असासे देंगे तो उसका नतीजा आपको पता है क्या निकलेगा। गवादर के हवाले से मैं आपको एक चौंका देने वाली खबर देता हूं।
और ये खबर अभी कैसर बंगाली साहब हैं, उन्होंने मंजर आम पर लेकर आए और सोशल मीडिया पे ये गर्दिश भी कर रही है। दावा यह है कि गवादर में पाकिस्तान का जो शेयर है, ये पूरे गवादर की मैं आपको बात कर रहा हूं। गवादर को पाकिस्तान की तरक्की का एक बहुत बड़ा पिलर कहा जाता है कि फ्यूचर में गवादर में एक बहुत बड़ी बंदरगाह बनेगी, उसके जरिए से पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, गवादर के अंदर एक नया शहर बसेगा, एक बहुत बड़ा और जदीद शहर। जैसे शहर आपको मस्कत है, जैसे यूएई है, दुबई है, जैसे शारजा है, इस किस्म का एक बड़ा शहर जो है वो आबाद किया जाएगा गवादर में। लेकिन गवादर है किसका, ये उन्होंने बताया कि गवादर में पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 9% है और चाइना का शेयर 91% है। 91% चाइना, 9% पाकिस्तान। और अगर चाइना ने किसी वक्त पाकिस्तान से पैसे मांगे तो थोड़े पैसों के एवज सारा का सारा गवादर चाइना का हो जाएगा। अगर ये सारा गवादर चाइना का हो जाता है, यही गारंटी पाकिस्तान की हुकूमत ने दी है ना, तो फिर आपको गवादर खाली करना पड़ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीलंका में और बांग्लादेश में उन्होंने अपने पोर्ट और बड़ी अहम जगह जो है वो सारी की सारी चाइना को दे दी, इसी तरह आपको पूरा गवादर चाइना को देना पड़ेगा। फिर चाइना बन जाएगा गवादर का मालिक और आप हाथ मलते रह जाएंगे। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के साथ किया। ये पिछली 1.5 दहाई का सारा किस्सा है। 15-20 साल के अंदर ये पाकिस्तान के साथ खेल इन्होंने खेल दिया। अब गवादर के अंदर एक तहरीक चलती है, आपको याद होगा, हक दो तहरीक। ये जमात इस्लामी चलाती है, वहां पे गवादर के शहरियों को लेकर सड़कों पे बैठ जाते हैं। मेरे एक सोर्स ने मुझे यह दावा किया कि ये जो हक दो तहरीक चलती है ना, इसके पीछे एजेंसियां हैं पाकिस्तान की, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर ये लोग यहां से ये इलाका छोड़कर चले गए तो फिर चाइना बड़े आराम से पूरे गवादर के ऊपर काबिज हो जाएगा और गवादर चाइना का हो जाएगा। तो एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे जमात इस्लामी का बंदा हक दो तहरीक के हवाले से, ये मेरे दोस्त ने दावा किया, उन्होंने कहा जी कि हक दो तहरीक जो है वो एजेंसियों की चलाई हुई तहरीक है। गो के उनके मुतालबे बड़े अच्छे लगते हैं कि जनाब समंदर के अंदर शिकार ना खेलें, कोई ट्रेलर माफिया ना आए, कोई शराब नोशी ना हो, कोई रास्ते बंद ना किए जाए। तो मुतालबात उनके बड़े अच्छे लगते हैं सुनने में, या हमें यहां से ना निकाला जाए, हमें नई जगहों पे शिफ्ट ना किया जाए। तो 50,000 लोगों को वो साथ जोड़ा हुआ हक दो तहरीक चलती है और बड़ी कामयाब चलती है। वो कहते हैं जिसकी वजह एजेंसियां हैं, ताकि चाइना के ऊपर ये दबाव बना रहे कि ये गवादर खाली करके नहीं देना आपको। लेकिन अगर आप पैसे नहीं दे पाएंगे तो फिर आपको गवादर खाली करना पड़ेगा। एक अजीबोगरीब सूरत हाल जो है वो गवादर में बनी हुई है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की तवज्जो कितनी है, 1000 अरब के तरक्याती बजट पाकिस्तान के पास, हुकूमत के पास मौजूद था। ये डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 1000 अरब का तरक्याती बजट है, उसमें से सिर्फ 9% खर्च हुआ, यानी 1000 अरब में से सिर्फ 90 अरब खर्च हुआ और 910 अरब जो है वो खर्च नहीं हुआ। ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्यों किया? देखिए, आधा साल गुजर गया, आधा साल बाकी है। आधे साल के अंदर 9% रकम खर्च की है और 91% रकम खर्च नहीं की। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि ये पैसा बचा बचा के रखते हैं और बाद में इसको सियासी रिश्वत के तौर पे अरकान असेंबली के अंदर ये इधर उधर बांटते हैं पार्लियामेंटेरियंस को और अपने अल्ले तल्लों में खर्च करते हैं। रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये 6 अरब रुपए का कर्जा ले रहे हैं। वो पैसा किधर जा रहा है? जो 6 अरब रुपए का रोजाना ये कर्जा ले रहे हैं, 858 अरब का कर्जा इन्होंने 5 महीने में ले लिया, वो पैसा किधर जा रहा है? तरक्याती मंसूबे सारे के सारे रोके हुए हैं। सिर्फ 90 अरब के मंसूबे इन्होंने किए हैं आधे साल में, जबकि कम से कम 500 अरब के मंसूबे होने चाहिए थे। अब तक इन्होंने अपनी रकम में से सिर्फ 9% खर्च किया है। बाकी रकम को ये सियासी रिश्वत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे या पैसे को बचा लेंगे और तरक्याती मंसूबे रोक लेंगे और इस पैसे को जमा करेंगे कौमी खजाने में और कहेंगे जी हमने कौमी खजाना बढ़ा दिया है। नादरीन, ये सब फ्रॉड है। अवाम की तरक्की के लिए ये हुकूमत कुछ नहीं कर रही और जब आप इकदाम नहीं करते तो फिर आपके साथ यही होता है। आप इंडिया की मिसाल ले लेना, ये आप मिसाल देखें इंडिया की। इंडिया में 24 घंटे के अंदर 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी के मुआहदे हो गए। 50 अरब डॉलर, ये रिकॉर्ड लग गया। 24 घंटे के अंदर इंडिया ने दुनिया से 50 अरब डॉलर के सरमायाकारी के मुआहदे कर दिए
और इंडिया की जो जीडीपी है वो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि वो 8.2% तक जो इसकी ग्रोथ है जीडीपी की वो बढ़ने जा रही है। पाकिस्तान को इमरान खान साहब 2 साल तक लगातार 6% पर लाए थे और अब पाकिस्तान जो है वो उससे आधे पर भी नहीं है, बल्कि ये माइनस में ले गए थे। बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान की माशी ग्रोथ का। और इंडिया कहां पहुंच गया? 8.2% तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिस तरीके से इंडिया में सरमायाकारी आ रही है। तो इंडिया के पास फील्ड मार्शल भी नहीं है, वो इतना आगे भी निकल गया। समझ नहीं आती कि वो कैसे तरक्की कर रहे हैं। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक वाकया पेश है और यह वाकया हुआ कराची की अदालत में। कराची कोर्ट में पेश होने के लिए यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर, एक एंटरटेनर है बड़े अच्छे, रजब भट्ट साहब है। लोग उनको पसंद करते हैं, कोई लोग नहीं पसंद करते। सबकी अपनी अपनी राय है ना, हो सकता है मुझे पसंद हो सकता है मुझे बिल्कुल ना पसंद हो, आपकी अपनी अपनी राय है। लेकिन देखें, वो एक पाकिस्तानी शहरी तो है ना, आप ये नहीं कर सकते। वो अदालत के अंदर गया और वकला के एक जत्थे ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको मारा कुट्टा के इसने एक वकील के ऊपर तनकीद की है। क्या एक वकील के ऊपर तनकीद करने की इतनी बड़ी सजा कि वकील इकट्ठे होकर उसके ऊपर हाथापाई करें, उसके ऊपर हमलावर हो जाए? वो मियां अली अशफाक साहब थे वहां पे और कुछ लोग थे, उन्होंने बीच बचाव करवाया, उन्होंने बचाया, लेकिन उसको जख्मी कर दिया, रजब भट्ट को। अब मामला यह है कि आप ऐसे तशद्दुद करेंगे तो आप पढ़े लिखे लोग लगेंगे। अगर इस तरह जत्थेबाजी करनी है तो फिर अदालतें बंद कर दें। यहां वकीलों को जबरी तौर पे लापता किया गया। बहुत सारे वकील हैं, मैं जानता हूं, उन्हें जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यहां पे ईमान मजारी और उनके शौहर को एजेंसियां लगातार हरासा कर रही हैं, उनको लगातार दीवार के साथ लगाया हुआ है। यहां पे जजों के बेडरूम्स के अंदर कैमरे लग गए। यहां जज लिख लिख कर दे रहे हैं कि जनाब हमें हमारा काम नहीं करने दिया जा रहा। यहां पे जजों को, उनकी फैमिलीज को हरासा किया जा रहा है। वकीलों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वकील गिरफ्तार हो रहे हैं, तशद्दुद का सामना कर रहे हैं। इन मामलात पे तो कभी वकीलों का कोई जत्था खड़ा नहीं हुआ। इन पे तो हमें आप लोग कहीं नजर नहीं आए कि आपने इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया हो। लेकिन एक शख्स ने एक वकील पे तनकीद कर दी और आप लोग मिलकर उसको मारना शुरू हो गए। ये इंतहाई नामुनासिब है और ये एक चीप हरकत है और सस्ती शोहरत का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। ये बड़ी ज्यादती है, सब इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है हसीब जमाली साहब से, सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार के, और एक और बड़े अच्छे लॉयर हैं ये अमीर नवाज वराइट साहब, ये कराची बार के सदर हैं। इन दोनों से मेरी गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर नोटिस लें और इन सिलसिलों को बंद करें। सिंध बार ने, सिंध के जो वकला है उन्होंने बड़ी इज्जत कमाई, जिस तरीके से वो फस्तायत और जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, जिस तरीके से उन्होंने मजलूम जजों के हक में आवाज उठाई, इससे उन्हें बड़ी इज्जत मिली। लेकिन ये जो इस तरह की हरकतें हैं ना, इससे तकलीफ हो, इससे कोई वकला की इज्जत में इजाफा नहीं होगा। वकला को साबित करना पड़ेगा कि वो आइन और कानून के साथ है। अगर किसी शख्स ने गैर आईनी, गैर कानूनी बात की है या तौहीन की है तो आप उसके ऊपर मुकदमा करवा सकते हैं, उस पर अदालत में केस कर सकते हैं। आप तो वकील हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक वकील पर तनकीद का, कितने ही वकीलों पर रोजाना तनकीद होती है, बड़े बड़े वकीलों पर तनकीद होती है। तो क्या हर एक को मारना शुरू कर देंगे, हर एक पे टॉर्चर करेंगे? तो तनकीद होती है, लेकिन बर्दाश्त करने की भी आदत डालनी चाहिए। लेकिन आप कानून के साथ चले ना, आप तो कानून वाले लोग हैं, आपने काला कोट पहना हुआ है। तो ये इंतहाई सख्त ज्यादती है, इस पे वकला तंजीमों को एक्शन लेना चाहिए और इस किस्म की हरकतें आइंदा के लिए बंद करवानी चाहिए, इनकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, सूडान में शदीद तरीन इंसानी बहरान पैदा हो गया। ये 1-2 दिन के अंदर 10,000 बंदे मजीद बेघर हो गए। लोगों को बेघर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, लोगों को उनके इलाकों से जो है वो दरबदर किया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि सूडान के वसाइल के ऊपर कुछ बड़ी ताकतों की नजर है। अब ये सूडानी जो है ये भी मुसलमान है, लेकिन इस पे पाकिस्तानी हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल या कोई मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। और वजह बज़ाहिर इसकी ये लगती है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का फायदा इस बात में है कि सूडान में जो कत्लेआम हो रहा है या जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपनी आंखें बंद रखे। और ये जो हफ्तार ग्रुप है लीबिया वाला, जो इसके अंदर कुछ हद तक मुलव्विस है, उस ग्रुप को जाके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मिलते हैं, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा उन्हें तस्लीम ही नहीं करता। वो 82 साल का होने के बावजूद फील्ड मार्शल मुल्क का बना हुआ है और अपने बेटे को लेफ्टिनेंट जनरल बनाया हुआ है।
34 साल की उम्र में। लेकिन फील्ड मार्शल जाकर उन्हें मिलते हैं। अब जहां पे पैसा है, जहां पे दौलत है, जहां पे मफादात है, ये जाकर वहां खड़े हो जाते हैं। सुहेल बड़ाइच साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ एक कामयाब वजीर आजम, उन्होंने करार दिया। ये जो अफवाहें आ रही है ना, इनमें कोई सदाकत नहीं है कि कोई और सेटअप आ जाएगा, शहबाज शरीफ कंटिन्यू करेगा, बहुत कामयाब वजीर आजम है। मेरा सवाल यह है कि कामयाबी का पैमाना क्या है? सिर्फ जूते पॉलिश करना या एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने की सलाहियत, यह है कामयाबी का पैमाना? पाकिस्तान कहां है इस पैमाने में? पाकिस्तान की मईशत इमरान खान के दौर में बेहतर थी, आज बुरी है, तो शहबाज शरीफ कैसे कामयाब हो गया? पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालात इमरान खान के दौर में बेहतर थे, आज बुरे हैं, तो शहबाज शरीफ कैसे बेहतर हो गया? पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक इमरान खान के दौर में बेहतर थे, आज बुरे हैं, तो शहबाज शरीफ कैसे बेहतर हो गया? पाकिस्तान के नजरियात जो इमरान खान साहब के दौर में हमने कायम रखे हुए थे, आज हर नजरिए को हम तोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जितने भी खारजी मामलात हैं, तो हम अपने नजरियात से पीछे हट रहे हैं। तो इमरान खान के दौर से शहबाज शरीफ का दौर कैसे कामयाब हो गया? सियाहत के लिए लोग पाकिस्तान में आते थे, आज पाकिस्तान का वजीर आजम और पाकिस्तान के वज़रा और शरीफ खानदान और जरदारी खानदान ये सियाहत पे पूरी दुनिया में जाते हैं, पाकिस्तान में सयाह नहीं आ रहे। तो शहबाज शरीफ कामयाब कैसे हो गया? यानी कामयाबी का मतलब यह है कि आप जूते पॉलिश करें, तो जो जितने अच्छे जूते पॉलिश करेगा वो उतना कामयाब है। तो सुहेल बड़ाइच साहब, मुझे अफसोस हुआ ये सुन के, ये जो पैमाना कामयाबी का आपने कायम कर दिया कि शहबाज शरीफ कामयाब है इसलिए कि उसके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं या वो जर्नैलों के जूते अच्छे पॉलिश कर लेता है, तो ये कोई पैमाना नहीं है, इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।